फिल्म की शुरुआत एक पुराने फार्म हाउस से होती है जहां रोलिंस परिवार रहता है। यहाँ हम मैरी नाम की एक माँ को देखते हैं जो अपने बेटे को जल्दी जल्दी कमरे के अंदर लाती है और उसे भरोसा दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैरी अपने बेटे को शांत रहने के लिए कहती है और बिस्तर के नीचे से एक सूटकेस निकालती है। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। ये देख मैरी घबरा जाती है और तुरंत अपने बेटे को बिस्तर के नीचे छुपा देती है। तभी एक झटके से दरवाज़ा खुलता है। बिस्तर के नीचे छुपा वो लड़का एक अजीब सी काली परछाई को देखता है और अगले ही पल वो काली परछाई मैरी पर हमला कर देती है और उसे ज़ोर से दीवार पर दे मारती है, जिससे दीवार पर खून के छींटे फैल जाते हैं। ये भयानक मंजर देख वो लड़का डर के मारे कमरे से भागकर हॉलवे की तरफ दौड़ जाता है, जहां उसकी बड़ी बहन उसे रोकती है और घबराई हुई आवाज़ में पूछती है कि माँ कहाँ है। बेटी कमरे के अंदर झांकती है और देखती है कि पूरा कमरा तहस नहस हो चुका है। तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में मौजूद उसी काली परछाई पर पड़ती है। डर के मारे दोनों भाई बहन तुरंत नीचे की तरफ भागते हैं। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे भागते हैं, वो काली परछाई अचानक लड़की को पकड़कर सीढ़ियों की रेलिंग से ज़ोर से टकरा देती है, जिससे वो नीचे फर्श पर गिर जाती है। ये देख लड़का और भी डर जाता है और खुद को बचाने के लिए एक टेबल के नीचे छुप जाता है, जहां से वो कांपती हुई आंखों से देखता है कि वही काली परछाई उसकी बहन को घसीटते हुए बेसमेंट की तरफ ले जा रही है। जिसके बाद वो छोटा लड़का खुद को बचाने के लिए भागकर एक अलमारी के अंदर छुप जाता है। लेकिन तभी अचानक उस अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और वही काली परछाई उस पर भी हमला कर देता है और ये सीन यहीं कट हो जाती है। जिसके बाद कहानी 6 साल बाद से शुरू होती है, जहां हम 4 लोगों के एक परिवार को देखते हैं। रॉय, उसकी पत्नी डेनिस, उनकी बड़ी बेटी जेस और छोटा बेटा बेन, जो शहर से दूर इस जगह पर रहने के लिए आए हुए थे। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और ऊपर से इस फार्म हाउस की कीमत भी काफ़ी कम थी, इसलिए रॉय ने बिना ज़्यादा सोचे इसे तुरंत खरीद लिया। रॉय सामान उठाने में व्यस्त होता है, जबकि उसकी पत्नी डेनिस अपने बीमार छोटे बेटे बेन का ख्याल रख रही होती है। उनकी बड़ी बेटी जेस, जिसके पास करने के लिए कुछ खास नहीं होता, सबसे पहले घर के अंदर जाती है ताकि वो चारों तरफ नज़र डाल सके। घर के सारे कमरे अंधेरे में डूबे हुए थे और सोफे समेत सारा फर्नीचर सफ़ेद कपड़ों से ढका हुआ था। तभी बेसमेंट के दरवाजे के पास जाती है जो लॉक्ड रहता है, तो जेस इसे इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो उन नाखूनों से खरोंचने के निशान को देख नहीं पाती। उसी वक्त एक कौवा अचानक खिड़की से टकराता है, जो बेहद खौफनाक और आक्रामक लगता है। जेस खिड़की के पास जाती है और नोटिस करती है कि उस पर एक छोटे पक्षी की ड्राइंग बनी हुई है, जिसे देख वो हैरान रह जाती है क्योंकि ये घर पिछले 6 सालों से खाली पड़ा था। तो फिर ये ड्राइंग किसने बनाई? तभी रॉय अंदर आता है और उसे आवाज़ लगाता है कि वो सामान खोलने में मदद करे। जिसके बाद जेस अपने कमरे में चली जाती है और सामान सेट करने लगती है। तभी उसे अपने पीछे से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए अलमारी तक पहुंचती है और जैसे ही वो उसे खोलती है, उसे अंदर अंधेरे में एक खिलौने की गाड़ी पड़ी हुई दिखती है, जिसे देख वो उसे वहां से निकालने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही जेस उस खिलौने की गाड़ी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी अचानक वो गाड़ी अपने आप ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती है, जिससे वो बहुत बुरी तरह डर जाती है। लेकिन अगले ही पल वो गहरी सांस लेती है और ख़ुद को संभालती है, क्योंकि असल में उसने गलती से उस खिलौने का स्विच ऑन कर दिया था। खैर, तो उस रात उसके पिता रॉय उसके कमरे में आते हैं और उससे बात करने लगते हैं। वो जानते थे कि अचानक गांव में आकर बसना जेस के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन उनकी आर्थिक हालत बहुत ख़राब थी और अब उन्हें ज़िंदा रहने के लिए खेती पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। वो चाहते थे कि जेस इस नई ज़िंदगी को अपनाए। समझदार जेस अपने माता पिता की परेशानी को समझ जाती है और अगली सुबह होते ही खुद से घर की सफाई करने लगती है। लेकिन उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि खिड़की पर बने उस पक्षी के निशान के पास अब एक छोटी सी आकृति भी उभर आई है, जो पहले वहाँ नहीं थी। दूसरी तरफ डेनिस मास्टर बेडरूम में बिस्तर ठीक कर रही होती है और जैसे ही वो चादर को पलटती है, वहाँ एक अजीब सी ग्रे रंग की टांगें दिखाई देती हैं। लेकिन उसकी नज़र वहाँ तक नहीं जाती, जबकि बेन, जो बोल नहीं सकता, उस चीज़ को साफ साफ देख पा रहा होता है। हैरानी की बात यह है कि डरने की बजाय वो खुद उस रहस्यमयी आकृति को ढूंढने लगता है। लेकिन डेनिस इन सब पर ध्यान नहीं देती और अपने काम में लगी रहती है।
दूसरी तरफ रॉय घर के बाहर हुए ट्रैक्टर को ठीक करने में लगा होता है। तभी अचानक रॉय के पास से एक काली परछाई तेजी से गुजरती है। तभी पीछे से एक बूढ़ी और भारी आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि वो बैंक ऑफिसर कोल्बी है, जो उससे मिलने आया था। कोल्बी बताता है कि एक बड़ा क्लाइंट इस फार्म हाउस को खरीदना चाहता है और मार्केट प्राइस से 15% ज़्यादा देने को तैयार है, जो एक बहुत फ़ायदे का सौदा था। लेकिन रॉय इस ऑफ़र को ठुकरा देता है, क्योंकि वो बचपन से गांव में ही पला बढ़ा था और एक समय सनफ्लावर की खेती करके अपने गांव में काफ़ी अमीर भी बना था। अब वो वही खेती दोबारा करके अपने परिवार को यहाँ बसाना चाहता था। रात के वक्त रॉय को घर में अचानक हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उस आवाज़ का पीछा करता है तो देखता है कि नर्सरी का दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर बेन खेल रहा है। ये देख रॉय तुरंत उसे उठाकर वापस बिस्तर पर लिटा देता है और सोने को कहता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करता है, अंदर से एक बार फिर वही ग्रे रंग के पैरों की जोड़ी धीरे धीरे पालने की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन वो बेन को कुछ नहीं करता और उनकी वो पहली रात कट जाती है। दूसरे दिन रॉय सनफ्लावर के बीज खरीदने के लिए जेस को साथ लेकर शहर जाता है। ग्रोसरी स्टोर के अंदर जेस की नज़र एक मिसिंग पर्सन के पोस्टर पर पड़ती है, जिसे देख उसे अजीब सा अशुभ एहसास होता है। इसलिए वो वहाँ से बाहर निकलकर टहलने लगती है। तभी पास के एक बास्केटबॉल कोर्ट पर उसकी मुलाकात बॉबी नाम के एक लोकल लड़के से होती है और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो ज़्यादा बात कर पाते, रॉय उसे आवाज़ देकर वापस बुला लेता है। वापसी के रास्ते में रॉय बार बार जेस से सवाल करता रहता है, जैसे उसे इस बात की चिंता हो कि कहीं वो इतनी जल्दी किसी के प्यार में ना पड़ जाए। दूसरी तरफ डेनिस ये देखकर हैरान रह जाती है कि जिन दागों को उसने कल साफ किया था वो फिर से उभर आए हैं, लेकिन इस बार पहले से भी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और ये वही निशान है जो मेरी के खून से बने थे। खैर, तो दोपहर को खाना खाते वक्त बेन अचानक रुक जाता है और अपने हाथ में पकड़े चम्मच को खाली नज़रों से घूरने लगता है। उस चम्मच के रिफ्लेक्शन में एक ग्रे रंग की आकृति अचानक दीवार पर कूदती हुई दिखती है और देखते ही देखते उसके पीछे की तरफ आ जाती है। सिर्फ 3 साल का बेन इंसान और आत्मा में फ़र्क नहीं समझ पाता। उसे तो बस उसके साथ खेलना होता है और वो अजीब सी चीज़ धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ रेंगने लगती है। जैसे ही बेन उस दरवाजे के लॉक को खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी एम मौके पर उसकी माँ उसे उठा लेती है। जिसके बाद जब जेस घर वापस आती है तो उसकी माँ उसे बेसमेंट साफ करने को कहती है। अंदर पूरा घना अंधेरा होता है और हवा में एक सड़ी हुई बदबू फैली होती है। जेस खिड़कियाँ खोलती है ताकि अंदर ताज़ी हवा आ सके और जैसे ही धूप अंदर आती है, उसे फर्श के बीच फंसी हुई एक पॉकेट वॉच दिखाई देती है। लेकिन वो उसे कितना भी खोलने की कोशिश करे, वो खुलती ही नहीं। थोड़ी दूर पर एक मरा हुआ कौवा पड़ा होता है, जिसे वो हाथ से छूने की हिम्मत नहीं करती, इसलिए वो एक लकड़ी उठाती है। लेकिन जैसे ही वो लकड़ी उस कौवे को छूती है, वो अचानक उछल पड़ता है, जिससे जेस बुरी तरह डर जाती है। दूसरी तरफ उस वक्त बाहर दरवाजे के पास रॉय सनफ्लावर के बीजों को खेत तक ले जा रहा होता है। तभी कोल्बी फिर से वहां आ जाता है और फिर से घर बेचने की बात छेड़ देता है, जिसे सुन रॉय इस बार भी ठंडे अंदाज में उसे साफ मना कर देता है। कोल्बी के पास अब वहां से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इधर रॉय को सारे सनफ्लावर के बीज को खेत तक ले जाने में कई चक्कर लगाने पड़ते हैं और जब वो एक बार और लौट रहा होता है तो देखता है कि बहुत सारे रेवन बर्ड्स ट्रक पर झुंड बनाकर टूट पड़े हैं और बीजों को बुरी तरह नोच रहे हैं। ये देख रॉय तुरंत उन्हें भगाने के लिए आगे जाता है, लेकिन वो रेवन बर्ड्स बेहद आक्रामक हो जाते हैं और उस पर झपट पड़ते हैं। तभी सही वक्त पर बरवेल नाम का एक आदमी वहां पहुंचता है और अपनी शॉटगन से फायर करके उन कौवों को भगा देता है। रॉय तुरंत उसके पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन जब रॉय को पता चलता है कि बरवेल एक भटका हुआ इंसान है जिसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो उसकी मदद के बदले उसे अपने घर में रहने की जगह दे देता है। वैसे भी सनफ्लावर के खेतों में काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत थी और फसल तैयार होने के बाद वो उसे मजदूरी भी देने वाला था। धीरे धीरे बरवेल अपनी सादगी और मेहनत से उस परिवार का हिस्सा बन जाता है। अब खेत में दोगुना काम होने लगता है, जिससे कुछ ही समय में पूरा खेत सनफ्लावर के फूलों से भर जाता है। लेकिन तभी अचानक एक मुसीबत आ खड़ी होती है। ट्रैक्टर चलाते वक्त रॉय के हाथ में गहरी चोट लग जाती है और डेनिस उसे तुरंत अस्पताल ले जाती है, जिससे जेस को घर पर ही अपने छोटे भाई का ख्याल रखना पड़ता है। वो अपने माता पिता को जाते हुए देखती है और जैसे ही वापस मुड़ती है, उसकी नज़र छत पर पड़ती है जहां असंख्य रेवन बर्ड्स बैठे होते हैं। रात के खाने के समय अचानक लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगती है। जेस को लगता है कि शायद बरवेल ऊपर है, लेकिन वो उसे कितनी भी आवाज़ लगाए उसे कोई जवाब नहीं मिलता।
वो ऊपर जाकर चेक करने ही वाली होती है कि तभी अचानक घर के अंदर रखी मेज कुर्सियां अपने आप उलटने लगती हैं। लैंप्स और फूलदान किसी अदृश्य ताकत के जोर से जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाते हैं, जिसे देख उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बिना वक्त गवाए वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है और अपने भाई के साथ वहां से निकलने का डिसाइड करती है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसका भाई कहीं गायब हो चुका है और उसकी छोटी सी टॉय कार बेसमेंट के दरवाजे के पास पड़ी है, जिसे देख वो घबराते हुए बिना कुछ सोचे समझे बेसमेंट के अंदर दौड़ पड़ती है। और जैसे ही वो उस टॉय कार को उठाती है तभी हॉलवे के आखिरी छोर पर उसका भाई खड़ा हुआ दिखता है। लेकिन उसी पल उसके पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका गुजरता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ सके अचानक 6 भूतियां हाथ उसे कसकर जकड़ लेते हैं और उसे एक अंधेरे कमरे के अंदर खींचने लगती है, जिससे वो बुरी तरह डर जाती है और दरवाजे के फ्रेम को पकड़कर अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और किसी तरह वो खुद को आज़ाद कर लेती है और तुरंत अपने भाई को उठाकर वहां से भागने लगती है। लेकिन जब वो मेन डोर तक पहुंचती है तो वो बंद होता है, जिस कारण उसे खिड़की के रास्ते बाहर निकलना पड़ता है, जहां बाहर निकलते ही वो सीधे बरवेल से टकरा जाती है और बिना देर किए वे लोग उस डरावने घर से किसी तरह बच निकलते हैं। लेकिन बाहर आकर जब जेस पीछे मुड़कर उस घर के अंदर झांकती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि जो घर अभी कुछ देर पहले तहस नहस हो चुका था वो अब पूरी तरह साफ सुथरा और नॉर्मल दिख रहा था, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो, जिसे देख उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस और उसके माता पिता भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन सब जेस पर ही इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि उसने झूठी शिकायत की है। बैन तो कुछ बोल ही नहीं पाता और बरवेल भी ये कह देता है कि उसने कुछ भी अजीब नहीं देखा, जिससे जेस पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। लेकिन वो इस बात पर अड़ी रहती है कि ये घर वाकई में हॉन्टेड है और वहां से मूव करने की जिद करने लगती है। लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, बल्कि सब यही सोचते हैं कि वो नए माहौल में खुद को ढाल नहीं पा रही है और शायद किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रही है। सब कुछ देख जेस अब खुद पर ही शक करने लगती है। उसे लगने लगता है कि कहीं ये सब उसका भ्रम तो नहीं था। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसका छोटा भाई कमरे के अंधेरे कोनों की तरफ घूरते हुए मुस्कुरा रहा है, जिसे देख उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि छोटे बच्चों की आत्माएं सबसे शुद्ध होती हैं और वे उन चीज़ों को भी देख सकते हैं जो आम इंसानी आंखों को दिखाई नहीं देती। तो जेस उससे पूछना चाहती थी कि आखिर वो क्या देख रहा है, लेकिन परेशानी ये थी कि उसका भाई बोल नहीं सकता था, जिससे वो और भी बेचैन हो जाती है। खैर, तो रात होते ही जब उसके माता पिता सो जाते हैं तब जेस चुपके से अपने भाई को उठाती है और धीरे से उससे पूछती है कि क्या उसके पास कोई है और अगर है तो उसे इशारा करके दिखाए। वो जानना चाहती थी कि क्या इस घर में सच में कोई भूत है या फिर ये सब सिर्फ उसका भ्रम है। लेकिन अगले ही पल उसका भाई अपना हाथ उठाकर जेस के पीछे की तरफ इशारा करता है। जेस की हिम्मत नहीं होती कि वो पीछे मुड़कर देख सके। वो अपने कांपते हुए शरीर को किसी तरह संभालने की कोशिश करती है। तभी अचानक एक औरत की भयानक आत्मा उसके ठीक पास आकर खड़ी हो जाती है और एक डरावनी आवाज में उसके कान के पास कराहने लगती है, जिसे सुन जेस के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। फिर भी वो हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन तब तक वो आत्मा गायब हो चुकी होती है। उस रात जेस डर के मारे एक पल के लिए भी नहीं सो पाती और जैसे ही सुबह होती है वो तुरंत अपनी साइकिल लेकर शहर की तरफ निकल जाती है, बॉबी से उस फार्म के पुराने इतिहास के बारे में पूछने के लिए, जहां उसे पता चलता है कि पहले इस घर में भी 4 लोगों का एक परिवार रहता था, जो अचानक करीब 6 साल पहले ये जगह छोड़कर चले गए थे और बाद में उनके गायब होने की अफवाहें फैलने लगी थीं। और जब से ये घर खाली पड़ा है तब से जो भी बच्चे हिम्मत करके यहाँ खेलने आते थे वे अक्सर बेसमेंट में भूत देखने का दावा करते थे, जिसके बाद जेस हिम्मत जुटाकर एक बार फिर बेसमेंट के अंदर जाती है, जहाँ कदम रखते ही माहौल पहले से भी ज़्यादा डरावना महसूस होने लगता है। लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे आगे जाती है और तभी उसे एक कोने में एक बच्चे द्वारा बनाई गई ड्राइंग मिलती है, जिसमें 4 लोगों का एक परिवार और एक प्यारा सा कौवा बना होता है, जिसे देख वो कुछ पल के लिए उसी में खो जाती है। लेकिन उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि उसके पैरों के नीचे ज़मीन से काला गाढ़ा लिक्विड उबलना शुरू हो चुका है और जब तक उसे इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक एक भूतिया हाथ उसके पैर को कसकर पकड़ लेता है, जिससे वो ज़ोर से ज़मीन पर गिर जाती है और उसी पल उसके दिमाग में 6 साल पुराने कुछ खौफनाक मंजर फ्लैश होने लगते हैं, जिसे देख उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
लेकिन अगले ही पल जब वो वापस प्रेजेंट में आती है तो वो काला लिक्विड पूरी तरह गायब हो चुका होता है, जिसे देख वो घबराकर तुरंत दरवाजे की तरफ भागती है। और जैसे ही वो बाहर निकलती है तो बाहर तेज धूप और साफ मौसम होता है, लेकिन फिर भी उसका शरीर ठंड से कांप रहा होता है, जैसे उसकी रूह तक जम गई हो। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू भर आते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो ये सब अपने माता पिता को बताएगी तो उसे सिर्फ डांट ही पड़ेगी। इसलिए वो बरवेल के पास जाती है और उसे अपनी पूरी बात बताती है। और जब वो इन सारी अजीब घटनाओं को जोड़कर सोचती है तो उसे एहसास होता है कि बेसमेंट में जो औरत की आत्मा है उसने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो जैसे कुछ बताना चाहती है, जैसे अपनी मौत की सच्चाई सामने लाने के लिए मदद मांग रही हो। लेकिन बरवेल उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे इन सब चीज़ों में और गहराई तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आत्माएं बहुत खतरनाक होती हैं और इनसे दूर रहना और भूल जाना ही सही रास्ता है। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जिससे जेस भी धीरे धीरे अपनी सतर्कता कम करने लगती है। लेकिन तभी एक दिन जब वो बर्न के पास से गुजर रही होती है, उसे अंदर से किसी की मदद के लिए चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो डरते डरते अंदर जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता, जिससे ये साफ हो जाता है कि वो आवाज़ किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी आत्मा की थी। ये सोचकर जेस बुरी तरह घबरा जाती है। तभी उसकी नज़र कोने में खड़े एक छोटे से भूतिया बच्चे पर पड़ती है, जिसे देख वो हिम्मत करके उसके पास जाती है और जानने की कोशिश करती है कि वो क्या चाहता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाता है, जेस उसका आधा सड़ा हुआ चेहरा और बेजान आंखें देख उसके तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। और तभी अचानक वो बच्चा उस पर झपट पड़ता है और अपने नुकीले नाखूनों से उसके गर्दन पर हमला कर देता है, जिससे जेस चीख पड़ती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टर उसके माता पिता को बताता है कि जेस का घाव गहरा नहीं है और जल्दी ही ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें उसकी मानसिक हालत पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि घाव को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसने खुद ही अपने आप को चोट पहुंचाई हो। जिसे सुन जेस के माता पिता और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। घर लौटते वक्त जेस एक बार फिर वहां से मूव करने की बात करती है, लेकिन इस बार उसके हमेशा शांत रहने वाले और सपोर्ट करने वाले पिता रॉय गुस्से में फट पड़ते हैं और उस पर चिल्लाने लगता है कि कुछ ही दिनों में सनफ्लावर्स की फसल तैयार होने वाली है और पूरा परिवार उसी पर निर्भर है। इसलिए वो जेस से कहता है कि अब वो कोई नई परेशानी खड़ी ना करे, बल्कि सच तो ये था कि उसके लापरवाह बर्ताव की वजह से ही उसके छोटे भाई की ये हालत हुई थी। 1 साल पहले जेस एक जिद्दी और बिगड़ी हुई लड़की थी, जो अक्सर अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर मस्ती करती रहती थी। और एक रात उसने नशे में गाड़ी चलाते हुए एक भयानक एक्सीडेंट कर दिया था, और उस वक्त उसका छोटा भाई भी उसके साथ था। उस भयानक एक्सीडेंट में वे दोनों तो बच गए, लेकिन इससे उसके भाई को इतना बड़ा सदमा लगा कि उसने बोलना ही बंद कर दिया। और उसका इलाज कराने के लिए उसके माता पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी थी, जिस कारण उन्हें मजबूरन शहर छोड़कर गांव में आकर खेती करनी पड़ी। उसकी माँ हमेशा से जेस को ही दोष देती आई थी और उससे शायद ही कभी ठीक से बात करती थी। बस उसके पिता ही थे जो हर बार उसे माफ़ कर देते थे। लेकिन अब रॉय भी टूटने लगा था। उसे डर था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जेस पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो देगी, और वो इस बात का पछतावा करने लगता है कि उसने समय रहते इस फार्म को बेचा क्यों नहीं। तभी डेनिस को पता चलता है कि किसी ने इस फार्म के लिए बहुत ऊंची कीमत की ऑफर दी थी, जिसे सुन वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और इस बात को छुपाने के लिए रॉय से उससे झगड़ा करने लगती है, जिससे घर का माहौल पूरी तरह टेंस्ड हो जाता है। जिसे अपने कमरे में बंद होकर जेस अनसुना करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो पॉकेट वॉच जो कभी खुलती ही नहीं थी अचानक अपने आप खुल जाती है, जिसे देख वो चौंक जाती है और अंदर रखी एक फोटो को देखती है। उस औरत का चेहरा उसे जाना पहचाना लगता है, जैसे उसने उसे कहीं पहले देखा हो। तभी उसे याद आता है कि वो चेहरा उसने ग्रोसरी स्टोर में लगे मिसिंग पर्सन के नोटिस बोर्ड पर देखा था। ये सोचते ही वो बिना देर किए खिड़की से बाहर निकलती है। रास्ते में उसे बॉबी मिल जाता है और वो उसी के साथ राइड लेकर ग्रोसरी स्टोर पहुंच जाती है, जहां वो नोटिस बोर्ड पर उस मिसिंग पोस्टर को देखती है, लेकिन उसमें पिता का चेहरा ढका हुआ होता है। जैसे ही वो उसे उठाकर देखती है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि बरवेल होता है, जो सालों पहले गायब हो चुका था। और यहाँ हमें इस कहानी के दूसरे अध्याय की सच्चाई के बारे में पता चलता है। 6 साल पहले इस फार्म में बहुत खराब फसल हुई थी, जिस कारण बरवेल पर आर्थिक दबाव काफ़ी बढ़ गया था और इसी वजह से उसका अपनी पत्नी के साथ अक्सर झगड़ा होता रहता था। तभी उस वक्त कॉल्बी इस घर को खरीदने का ऑफ़र दिया था, लेकिन बरवेल अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और उसने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया था, जिसे सुन गुस्से में आकर उसकी पत्नी घर छोड़ने की धमकी देती है,
जिससे बरवेल पूरी तरह पागलपन की हालत में पहुंच जाता है। वो हर दिन जी तोड़ मेहनत करता था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ नाकामी ही मिल रही थी। और जब कोई इंसान इस हद तक टूट जाता है तो वो ऐसे खौफनाक कदम उठा सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसी पागलपन में उसने बेरहमी से अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी, और यहाँ तक कि अलमारी में छुपे अपने छोटे बेटे को भी नहीं बख्शा। जिसका मतलब फिल्म की शुरुआत में हमने जिस काले साए को देखा था वो कोई आत्मा नहीं बल्कि कॉल्बी था। इसके बाद उसने उन सभी की लाशों को बेसमेंट की गहराई में दफना दिया और खुद उस फार्म से भाग गया, और तब से भटकता रहा। वो पहले से ही गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहा था, और समय के साथ वो अपने अतीत को भी धीरे धीरे भूलने लगा। लेकिन जब वो दोबारा इस जाने पहचाने लेकिन अजनबी लगने वाले फार्म पर लौटा तो वो सच में एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन तभी खेत में काम करते वक्त उस पर अचानक कौवों का एक बड़ा झुंड हमला कर देता है, और वो वहीं ज़मीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होती है घर के अंदर, जहां डेनिस अचानक दीवार पर बने दागों को एक औरत की भूतिया आकृति में बदलते हुए देखती है, जिसे देख उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उसे आखिर समझ में आ जाता है कि उसकी बेटी जो कुछ भी कह रही थी वो सब सच था। ये घर वाकई में हॉन्टेड है। ये सोचते ही वो बिना देर किए अपना सामान पैक करती है और अपने बेटे को लेकर वहां से भागने लगती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलती है उसी वक्त बरवेल अपनी बेहोशी से जाग जाता है। वो एक बार फिर अपना मानसिक संतुलन खो देता है और डेनिस को अपनी पत्नी समझने लगता है और बेन को अपना बेटा, और एक बार फिर हत्या करने के इरादे से आगे बढ़ता है। उसी बीच जब जेस बॉबी के साथ घर लौटती है तो घर का पहला मंजिल पूरी तरह खाली होता है, जिसे देख वो घबरा जाती है और तुरंत ऊपर जाकर चेक करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो बेडरूम के पास पहुंचती है, दरवाज़ा अचानक जोर से टूटकर अलग हो जाता है और एक विशाल पिचफॉर्क हवा में उड़ता हुआ सीधे उसकी तरफ झपट पड़ता है। बॉबी तुरंत उसे पकड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचते हैं तभी अचानक बरवेल पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और एक ही वार में उसे बेहोश कर देता है, जिसे देख जेस के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो समझ जाती है कि ताकत से वो उसका सामना नहीं कर सकती, इसलिए वो तुरंत बेसमेंट में छुपने का फैसला करती है, जहां उसे अपनी माँ और छोटा भाई मिल जाते हैं। वो सोचती है कि लकड़ी की दीवार तोड़कर किसी तरह बाहर निकल जाएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि बरवेल दरवाज़ा तोड़ने ही वाला होता है, जिससे जेस बिना समय गंवाए तुरंत एक्शन लेती है। वो खिड़की को ब्लॉक कर देती है, लैंप को तोड़ देती है ताकि अंधेरा हो जाए, और फिर एक हथियार कसकर पकड़कर अपनी माँ और भाई के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। तभी जोरदार आवाज के साथ बेसमेंट का दरवाजा लात मारकर खोल दिया जाता है और बरवेल धीरे धीरे अंदर कदम रखता है। अंधेरे का फायदा उठाते हुए जेस जानबूझकर आवाजें करने लगती है ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सके और अपनी माँ और भाई को भागने का मौका दे सके। धीरे धीरे कदमों की आहट उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जेस सांस रोककर एक जगह खड़ी रहती है, हिलने की भी हिम्मत नहीं करती। तभी अचानक उसे अपने पिता की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन वो खुशी से खड़ी हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अगले ही पल बरवेल का पिचफॉर्क सीधे रॉय के शरीर में आर पार हो जाता है, जिसे देख जेस के तो जैसे पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो घबराकर अपने हाथ में पकड़ी शवल से उस पर हमला करती है, लेकिन बरवेल एक ही वार में उसे निहत्था कर देता। ये देख डेनिस अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसे भी जोर से मारकर बेहोश कर दिया जाता है। अब बरवेल का चेहरा पूरी तरह पागलपन से विकृत हो चुका होता है। वो बार बार अपनी बेटी का नाम चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो जेस को ही अपनी बेटी समझ चुका होता है और एक बार फिर 6 साल पहले हुई उस भयानक घटना को दोहराने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही बरवेल का पिचफॉर्क जेस पर गिरने ही वाला होता है, तभी जेस नोटिस करती है कि जमीन से फिर वही काला गाढ़ा लिक्विड बाहर निकलने लगा है, जिसे देख उसे समझ में आ जाता है कि अब आत्माएं अपना बदला लेने आ चुके हैं। ये देख वो फुर्ती से बरवेल को जोरदार लात मारकर उस काले लिक्विड में धकेल देती है। बरवेल खुद को बचाने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक 6 भूतिया हाथ उसे पकड़कर नीचे खींच लेते हैं, जिसे देख जेस के मन में एक राहत सी महसूस होती है। लेकिन तभी अचानक बरवेल आखिरी बार उसे पकड़ लेता है, जिससे हालात फिर से जानलेवा हो जाते हैं। उसी नाजुक पल में रॉय और डेनिस दोनों मिलकर जेस को अपनी तरफ खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं, जिसके साथ ही ये खौफनाक खेल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है कुछ समय बाद, जहां तेज़ धूप में सनफ्लोर्स पहले से भी ज़्यादा ऊंचे और घने उग चुके होते हैं और अब उस फार्म पर कभी भी कौवें दिखाई नहीं दिए, क्योंकि असल में वे कौवें उन आत्माओं के गुस्से के कारण वहां मंडराते थे और जैसे ही आत्माओं को शांति मिली वे भी गायब हो गए। अब बॉबी भी अक्सर फार्म पर आकर उनकी मदद करता है। वहीं बेन भी धीरे धीरे अपने पहले शब्द बोलना शुरू कर देता है, जिसे देख
पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी लौट आती है और जेस, जिसने अपने साहस से अपने परिवार को बचाया, अब अपने अतीत की गलतियों को भी सुधार चुकी होती है और अपने परिवार के साथ उसका रिश्ता भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब उनका परिवार एक खुशहाल जिंदगी जीने लगता है, जहां आगे सब कुछ सिर्फ बेहतर ही होने वाला था, जिसके साथ ही ये आखिरी सीन भी यहीं कट हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहां डर का बसेरा हो।